नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। आज के हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं डॉक्टर शैलेन श्रीवास्तव जी। इन्होंने ताह ज़िंदगी अपनी सेवाएं दी हैं पुलिस विभाग में। आज हम साझा करेंगे उनसे उनके अनुभव और ज्ञान के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने समय निकाला और उम्मीद है बहुत सारी बातें आपसे कर पाएंगे। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप बहुत सारी जानकारी देते हैं, अक्सर मैं देखता भी हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक आपका अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सर। सर आपके जो कार्यकाल रहा पुलिस महकमे में, जो आपने सेवाएं दी, उसके बाद इतने व्यस्त होने के बाद फिर जब आपने रिटायरमेंट लिया, तो अब आज की दिनचर्या आपकी कैसी होगी? किस तरह का आपका रूटीन होगा? दिनचर्या में तो खास अंतर आया नहीं। आप जैसे मित्र पहले भी मिलने आते थे, अभी मिलने आते रहते हैं। लिखा पढ़ी करता हूँ और खेलता हूँ शाम में, फिटनेस पे ध्यान देता हूँ और आराम से समय बीतता, समय कब निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। अगले दिन का शुरू हो जाता है। और ये लाइफ ज़रूर पहले थोड़ी सी अनमैनेज्ड थी, तो अब मैनेज्ड रेगुलेटेड लाइफ हो गई है। लाइफ के बहुत सारे पेंडिंग काम थे, चाहे रिलेशंस के हों, परिवार के हों, बच्चों के हों, जिनको समय नहीं दे पाते थे, तो अब थोड़ा सा उसके लिए एक कंफर्टेबल समय निकल ही आता है। और प्रायोरिटीज़ भी अब थोड़ी सी पारिवारिक हो गई हैं और फैमिली की हो गई, फ्रेंड्स की हो गई। थोड़ा समाज के लिए भी कुछ करता हूँ। कह सकते हैं सर कि ये जितना सेटिस्फेक्शन आपको अपने जॉब में था और अब देखो, रिटायरमेंट के बाद उतना ही सेटिस्फेक्शन अभी इन तरह की एक्टिविटी में और सेवाओं में? सेटिस्फेक्शन तो आपका इंटरनल है। बहुत सारे लोग जॉब में रह के भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। रहमन इतना दीजिए जा मैं कुटी छवाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। एक संतुष्टि का लेवल है। ये केवल मटेरियल में नहीं होता है, ये अध्यात्म में भी होता है। कि आपका इतना पढ़ने लिखने का हो, मटेरियल हो, व्यस्तता हो, आप आए, ये सबसे बड़ी एसेट है कि एक दोस्त आ रहा आपको मिल रहा है। तो रहमान इतने दोस्त दीजिए, ये ना हो कि हम चारों तरफ घिरे रहें। नहीं, इतने दो दोस्त हों। जान पहचान तो बहुतों से हो सकती है, दोस्त बड़े गिने चुने होते हैं। मैं पहले भी आपके यहाँ आता रहता हूँ। आपके अभी मैंने देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीने में जब से आप थोड़े से फ्री हुए होंगे, तब से कुछ नए प्लांट्स आपके देखने को मिल रहे हैं, कुछ नई तरह की लैंडस्केपिंग है। कुछ ऐसे प्लांट्स, ये शिव जी का अभी जो देख रहे हैं शिवलिंग, ये भी बड़ा सुंदर सा। कुछ ऐसे प्लांट्स बताइए सर जो थोड़े से लीक से हटके हों और जो आम तौर पे। देखिए, प्लांट्स तो हमेशा से हॉबी रही। नॉट दैट कि मैं बॉटनी का स्टूडेंट रहा, आईएफएस भी रहा, सिविल सर्विसेज बॉटनी एग्रीकल्चर लेके किया, घर से एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मेरे फादर वगैरह के पास काफ़ी खेती किसानी है थी। तो ये तो हमेशा एक पैशन रहा है, प्लांट से लगाओ। ये जितने बाहर भी लगे हैं, हमारे लगाए हुए पौधे हैं, यहाँ ये सब है। मुझे लगता है ग्रीन हरा भरा एरिया होना चाहिए। सर आप हाँ, कुछ प्लांट्स के बारे में बता रहे थे। एक प्लांट्स हॉबी है और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे कहीं कोई रेयर प्लांट मिलता है तो उसको ले आता हूँ। ये तो गोल्डन वुड है, थोड़ा रेयर प्लांट है। मैंने जब घर बनाऊंगा तो सोचा था उसके आंगन में, क्योंकि घर में आंगन बनाऊंगा, पुराने टाइप का घर बनाऊंगा, उसमें एक पौधा लगाऊंगा। मैं इस पौधे को उस उद्देश्य से लाया था कि घर के आंगन में लगाऊंगा। खूबसूरत पौधा है, लेकिन इस पौधे का नेचर मुझे तब मालूम नहीं था। ये पौधा रात में पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो ऐसा लगता है। एक दिन मैं रात में आया लेट कहीं से और मैंने देखी पत्तियां मुरझाई थी, तो मुझे लगा शायद माली पानी देना भूल गया है। तुरंत गया गार्डन में और झाड़ा लेके आया और पानी डाला, ये किया। और फिर सुबह देखा तो पत्तियां खिली हुई थी, तो मुझे लगा, उससे मैंने कहा कि रात में शायद पानी डालना भूल गए थे, शाम में कल। बोला सर आज से डालूंगा। दूसरे दिन देखा पानी खूब पड़ा हुआ था, फिर भी पत्तियां थी। तो इसलिए इसको फिर हम कुछ और जगह लगाएंगे घर में, लेकिन वहाँ नहीं लगाएंगे। ये रुद्राक्ष है, रेयर है, फलता है, 3 मुखी रुद्राक्ष है। पिछले साल कई फले थे, अभी भी कुछ फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, इस साल भी फले हैं। और मेरे ख्याल से
इस साल तो ज़्यादा आएंगे तो सर क्योंकि ये रुद्राक्ष में जो एक मुखी, दो मुखी, तीन, ये क्या इनके भी पेड़ अलग अलग होते हैं? हाँ, या अलग ऐसे- अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके हम इसलिए तीन मुखी बता रहे हैं कि जब वो मैंने किसी एक्सपर्ट को दिखाया, मुझे तो उतना आइडिया नहीं था, तो उन्होंने बताया कि मुंह देखते कैसे हैं, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष में मुंह कैसे देखते हैं। हम तो होल देख रहे थे माउथ का। उन्होंने बताया कि जो स्ट्राइप्स पड़ी होती हैं वो मुंह कहलाती हैं। तो इसके जब हमने उनको सीड दिखाए, फ्रूट्स दिखाए, तो उसमें उन्होंने बताया देखो ये तीन है, तीन मुखी है, बहुत शुभ है। तो ये रुद्राक्ष है, इसको मैं गमले में लगाया हूँ, इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। हम इसको 8-10 साल से लगाए हूँ, फलने लगा है। ये बड़ा भारी एक हम नैनीताल से लाए थे, जिम कॉर्बेट पार्क गए थे। जिम कॉर्बेट के बाहर एक नर्सरी था, वहाँ पे हमने देखा लोग अपने यहाँ आमतौर में खटुआ बोलते हैं, वो खट्टा होता है। ये नहीं है, ये स्वीट लाइम है, ये मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है ये। क्योंकि पान के पत्ते दिख रहे हैं सर ये। हाँ, पान खूब लगाए हैं। पान तो एक ऐसा है कि महोबा का भी है, बनारस का भी। मैंने घर में खूब पान लगाए हैं, लोगों को पौधे देते हैं। लेकिन सर वो ग्रोथ नहीं हो पाती शायद इनकी, जितनी अपन बड़े पान जो होते हैं, ये मेरे ख्याल से इतने ही पत्ते रह जाएंगे ये या छोटा बढ़ेंगे? पान है, ये छोटा वाला पान है। हमारे पास जो महोबिया पान है उसके पत्ते बड़े होते हैं। सर आप कपूर के बारे में, तो इसकी फ्लावरिंग होती है या किस तरह से इसको कपूर? नहीं, देखिए, हर प्लांट में फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है। कुछ में दिखते हैं, कोई नहीं दिखते। जैसे लोग कहते हैं गुलर का फूल नहीं दिखता, वो फल के अंदर ही होता है, कंपाउंड फ्रूट होता है, कंपाउंड फ्लावर होता है। कपूर में भी फ्लावर और फ्रूट्स तो होते हैं, लेकिन जो कपूर सब्सटेंस होता है वो एक्सुडेट होता है, वो इसकी गोंद होती है। और कोविड के दौरान इसका महत्व मालूम पड़ा, तो मैंने फिर इसके कई पौधे मंगाए, लोगों को दिए भी कि आप अपने खेत पे लगाइए, घर में ज़मीन है तो घर में लगाइए। मेरे साथ ये भी है कि मैं जो पौधा लाता हूँ तो मल्टीपल में लाता हूँ, लोगों को देने में बहुत अच्छा लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा होता है। सर अपन कमिश्नरी की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में जो अपना ये इम्प्लीमेंट हुआ है कमिश्नरी, जो भोपाल इंदौर में शुरू हुआ, सर ये इससे जो मिलने वाला जो बेनिफिट है ये आम जन को कैसे पहुंचेगा, या फिर ये जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट है, महकमा है, उसके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको वो बेनिफिट होने वाले हैं? देखिए, कमिश्नरेट तो अंग्रेज ही बना गए थे और उन्होंने प्रेसिडेंशियल टाउन में बनाया था, उनका पर्पस था। 1857 के म्यूटिनी के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में पुलिस की संरचना खड़ी की थी, तो उनको लगा कुछ ऐसी व्यवस्था रखना चाहिए जिसमें पुलिस हमेशा उनके नियंत्रण में रहे। इस बात से ये मान लें कि जो आम जन है उसको बेनिफिट ना मिलते हुए अपने डिपार्टमेंट्स के पास और ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी? नहीं, या जो देखिए, पावर तो पहले भी कौन सी कम है। एक कांस्टेबल को अधिकार है कि कोई को 24 घंटे, भले ही हमारी जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, प्रेस की विजिलेंस है, जुडिशरी की है, बट अदरवाइज़ लॉ में तो पावर ये है कि कांस्टेबल कोई को कहते हैं 24 घंटे के लिए बंद कर सकता है। तो पावर तो पहले भी कम नहीं थी, बात पावर की नहीं है, बात डिलीवरी की है कि जो आपको जिम्मेदारी दी है उसको कितने पावरफुली आप निभा सको। तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी दी है एक्ट के हिसाब से। पहले एक दूसरे पे टाल देते थे कि अगर हिस्ट्री शीटर घूम रहा है तो कहेंगे साहब इसका बाउंड ओवर नहीं हुआ, इसका जिला बदर नहीं हुआ, इसका NSA नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी कुछ पावर बाउंड ओवर की, प्रिवेंटिव एक्शन लेने की, अपराध होने के पहले उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ पावर्स हैं जो पुलिस को दिए। तो कायदे से तो पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी तक हम कहते रहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हम घर में कहें कि मेरे पास चीनी नहीं है, सूजी नहीं है, घी नहीं है, तो हम हलवा कैसे बनाएं? अब चीनी, सूजी और आपको घी दे दिया है, तो अब आप बनाइए हलवा, और हलवा टेस्टी भी बनाइए। तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और पुलिस के लिए कहीं से भी ये आसान काम नहीं है, कठिन काम है। थाने के ऊपर इतना सुपरविज़न बढ़ गया, 5-5, 6-6 अफसर सुपरवाइजरी हैं, जो उसकी मनमर्जी होती थी अब वो ख़त्म हो गई। वो तो और टाइट कंपार्टमेंट में हो गया ना। लोगों के लिए ज़रूर इंटरफेस बढ़ गया है कि पहले जहाँ एक थानेदार नहीं मिलता था, एक CSP नहीं मिलता था, अब थानेदार तो एक है लेकिन 4 ACP घूम रहे हैं, DCP घूम रहे हैं, एडिशनल DCP घूम रहे हैं, एडिशनल CP है, CP है, और इतने छोटे से शहर के लिए इतने सारे 12-15 अफसर आपके पास अवेलेबल हैं। तो एक सीनियर ऑफिसर से इंटरफेस आपका बढ़ गया है।
तो कह सकते हैं सर कि ये जो पिरामिड है ये उल्टा हो गया, अफसर ज़्यादा हो गए और जो नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स थे ये कम होते चले जा रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे सुपरविज़न बेहतर हो गया। क्यों नीचे के अफ़सर कम नहीं हुए हैं। जी जैसे एक सीपी है, 2 एडिशनल सीपी हैं। जी। मेरे ख़्याल से 6 या 8 डिप्टी सीपी हैं। नहीं, मेरा हाँ, इशारा सर जैसे नीचे जो पुलिस महकमे में एक जो जवान है, जवान से लेके जो टीआई तक का जो महकमा है, उसकी अगर बात करें, उसको अगर उस पिरामिड को लेके अगर अपन ऊपर चलें, उसको मानिए तो उसके ऊपर सुपरविज़न बढ़ गया बढ़ है। गया सुपरविज़न बढ़ नंबर्स गया है। ऑफ। हाँ, और उनका सहयोग मिल गया इन्वेस्टिगेशन में। अब एक टेक्निकल माइंड एसीपी है, एडिशनल डीसीपी है, वो इन्वेस्टिगेशन में आपके लिए अवेलेबल हैं। पहले उनके पास समय नहीं होता था, अब नाउ दे आर अवेलेबल। सर एक और अक्सर देखने में आता है, चाहे अपने जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, चाहे ऑफिसर्स के क्लब हों, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हों या प्राइवेट ऑफिसर्स के हों या जनरल क्लब हों, उन सब में वहाँ पे ताशों की टेबल लगी रहती है और कार्ड रूम भी लिखा रहता है, उसमें सब लोग ताश भी खेलते हैं। बट वो एंड में जाके जो भी उनका ट्रांजैक्शन होते होंगे शुरू में उससे खेलते हैं। सबको मालूम है कि ये गैम्बल है, इट्स ओपन सीक्रेट है ना। वहीं अगर कोई गांव वाला अगर पेड़ के नीचे बैठे हुआ खेल रहा है या एक लो तबके का अगर पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेल रहा होता है तो वो उस पर जुर्म कायम हो जाता। तो ये कैसे इसमें उसे भी कुछ ना कुछ रियायत मिलनी चाहिए। देखिए, ये कानून भी अंग्रेज़ों ने बनाया है। अंग्रेज़ों के समय में क्लब होते थे और लाट साहब और मैम साहब क्लब में जाते थे, ड्रिंक करते थे, डांस करते थे और गैम्बलिंग करते थे, ताश पत्ती खेलते थे, दूसरे गेम्स भी खेलते थे। तो उनके लिए तो कोई अपराध होता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि खुले में और पब्लिक प्लेस पे खेलने पे ये अपराध है, इसलिए ऐसा है। और वैसे इसको बड़ा माइल्ड रखा था और हम लोग को, पुलिस वालों को, हमको बड़ी परेशानी आती है। सट्टा जुआ में लोगों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सट्टा जुआ के अपराध को कंट्रोल करने में, क्योंकि बेलेवल ऑफेंस है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए इन्हांस पनिशमेंट नहीं है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, कुछ सीनियर पॉलिटिशियन से चर्चा की और मैंने उनसे कहा कि साहब इसको नॉन बेलेबल बना दो और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए आप पनिशमेंट बढ़ा दो।
तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, अगर हम ये कर देंगे तो ये लोग जितने इंगेज हैं हमारे यूथ अनएम्प्लॉयड, ये फिर क्राइम में लग जाएंगे, तो आपकी चोरी डकैती लूट बढ़ जाएगी। एक पॉलिटिशियन है वेल ग्राउंडेड होता है, पब्लिक सर्वेंट वेल ग्राउंडेड होता है, और हमने देखा है ये लोग जो सुझाव देते हैं वो अपने अनुभव से देते हैं, इनके सुझाव मानना चाहिए। महकमा है या ज़रूरत है, चाहे आप शिक्षा में हो, चाहे आप रोज़गार में हो या व्यापार में हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक एफिडेविट देना होता है। और नोटराइज की अगर बात की जाए तो वो एक तरह का जो नोटराइज कर रहा है वो साक्षी है इस बात का कि दो लोगों ने मिलकर ये सहमति की है, जिससे कि कोर्ट का वज़न हल्का हो जाए, काम हल्का हो जाए। लेकिन नोटरी वो अपनी फ़ीस लेता है और सील ठप्पे लगा के बता देता है यहाँ साइन करा देना, यहाँ तुम कर देना, यहाँ उससे करवा लेना। तो ये भी अपराध की श्रेणी में आ सकता है, आना चाहिए? नहीं आता है। और दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रिवेंटिव, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी जगह सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट मांगने लगे हैं। पहले जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने जाते थे मार्कशीट्स, एफिडेविट लगता था। आजकल कुछ जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको छोड़ के एफिडेविट नहीं लगता है, और कई बार गवाह इसमें चक्कर में फंस जाते हैं। अभी एक केस था मेरे नोटिस में आया, दो भाइयों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट को करके उन्होंने और एक विटनेस के पास गए कि आप एक को भेजा कि मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ तो इसमें दस्तखत कर देना। बाद में दोनों भाइयों का 20 साल 25 साल बाद एक डिसएग्रीमेंट हो गया, उनके बच्चों में कुछ झगड़े हुए, अब वो उन्होंने केस लगा दिया पुलिस में। तो वो व्यक्ति जो बोलता है, जो विटनेस था, वो मेरे पास आया कि साहब मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ कभी, और इसमें उन्होंने तो भेज दिया था, फ़ोन कर दिया था दस्तखत कर दो, मैंने दस्तखत कर दिए, नोटराइज भी ऐसे ही हुआ था, मैं ऐसा बोल दूँ? तो मैंने उनके सामने ही एक सीनियर एडवोकेट को फ़ोन लगाया और मैंने कहा ये ऐसा कह रहे हैं। तो बोले इसका केवल एक परिणाम होगा, उसका कुछ हो या ना हो, झूठे दस्तखत करने के लिए ये जेल चले जाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा है मेरे समक्ष दस्तखत हुए हैं दोनों के, तो ये ज़रूर जेल चले जाएंगे, तो इनकी चॉइस है। तो फिर इनसे हमने कहा दोनों भाइयों का समझौता करा दो, छोटा मोटा था, आप झूठ मत बोलो लेकिन समझौता करा दो, ये मत कहो कि वो ऐसा हुआ था, नहीं आप फंस जाओगे। तो ऐसा होता है। नोटरी भी कई बार कहते हैं कि वो अपना रजिस्टर रखते हैं, रजिस्टर में दस्तखत कराते हैं, लेकिन है तो गलत, कानूनन तो गलत है। एक आम जन को कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए अगर इस तरह, जैसे हमारे पास ही बहुत सारे दस्तावेज पड़े हैं, उन्होंने साइन करके दे दिया, हमारे पास फोटो कॉपी है, उस नोटराइज की सील है, तो हमें कहाँ कंप्लेंट करके देनी चाहिए कि जिससे कि उस नोटराइज पे कार्रवाई हो सके? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कलेक्टर को कर दें। जब कुछ भी समझ में ना आए तो अपने यहाँ तो 181 है, सीएम हेल्पलाइन है, मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी चीज़ है, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर दीजिए, अपने आप आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे लोग। और नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो है ही हर चीज़ की दवा, वो तो अंग्रेज़ों बना के रखा था, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन। जब कहीं कुछ समझ में ना आए तो पुलिस की भी शिकायत करना है तो कलेक्टर को कर दीजिए, तो पहुंच जाएगी आपके पास, कार्रवाई तो हो ही जाएगी। फील्ड पोस्टिंग में सर जो अपने यहाँ की अगर बात की जाए, थानों में बहुत बुरी हालत है, अगर उनसे कहा जाए कि दौड़ लगाओ तो शायद 100 मीटर भी दौड़ नहीं लगा पाए। एक बार मैंने एक रिसर्च की थी जब मैं एक ज़िले में एसपी था, कि जब बच्चों का रिक्रूटमेंट हुआ तो बड़े प्यारे प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगा ये बच्चे आगे जाके कैसे हो जाएंगे। हर व्यक्ति की एजिंग होती है, और एजिंग को डिफाई करने के लिए यू नीड रेगुलेटेड लाइफ, रेगुलेटेड एक्सरसाइज, योगा, डाइट अच्छी होना चाहिए। मैंने देखा जो हमारे ओल्ड कॉन्स्टेबल्स थे काफ़ी बीमार थे, कोई को डायबिटीज़ थी, कोई को ब्लड प्रेशर था, कोई को यूरिया था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनके सर्विस बुक निकाली और उनकी रिक्रूटमेंट की समय की फ़ोटो देखी, तो लगा जैसे ये बच्चे रिक्रूट हुए हैं, जैसी इनकी फ़ोटो है वैसी तो ये भी थे। फिर मैंने उन सबसे बात की और मैं स्टडी करना चाहता था, तो देन आई रियलाइज कि इनकी, क्योंकि मैं तो नेक्सलाइट एरिया में था, मुझे तो यंग फिट बच्चे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि उनकी इरेगुलर डाइटरी पैटर्न, इरेगुलर लाइफ स्टाइल, कि 2 बजे रात में जाते हैं, 8 बजे से एसपी साहब का फ़ोन आ जाता है, सो नहीं पाते हैं, जाना पड़ता है, वायरलेस पे मैसेज आ जाता है, देर रात तक पेट्रोलिंग करते हैं। भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जगने के लिए बनाया है, लेकिन कुछ सेवाएं हैं, जैसे डॉक्टर्स का भी होता है, कई बार नाइट ड्यूटी करना पड़ती है, पुलिस की होती है, अक्सर नाइट ड्यूटी करना पड़ती है। हम ही लोग सीनियर ऑफिसर भी 1-2 बजे रात में घर आते हैं और सुबह से ब्रीफिंग करना पड़ती है, तो जो एक स्लीप पैटर्न चेंज होता है, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिलता है, और खाना समय पे मिलता नहीं है, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, पानी कहीं भी जाके पी लेते हैं,
तो इस सब से जो उनकी हेल्थ ख़राब हुई है उसमें हमारा भी रोल है। पीटीआरआई एक डिपार्टमेंट है जी। जिसका काम है रिसर्च करना, जी। और अगर उसके रिसर्च की बात की जाए तो केवल भोपाल के लिए रिसर्च नहीं कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश हाँ। की रिसर्च कर रहा है। इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान के में जो हाँ। सिनेरियो चल रहा है हाँ। उसको भी बेसिस बनाता है। जी हाँ। पीटीआरआई का मुख्यालय भोपाल में, जी। और भोपाल में एक नहीं कम से कम 50 रोटरियाँ ऐसी हैं, डिवाइडर्स ऐसे हैं और फ्लाईओवर्स ऐसे हैं कि जो एक्सीडेंट जोन प्रोन बन गए हैं। जी। तो ये कहाँ गलती होती है सर? ये इनका इंटरफेरेंस क्यों नहीं होता? अगर वो ये कहेंगे तो कहेंगे साहब पीडब्ल्यूडी की गलती है, सीपीए की गलती है, बीडीए की गलती है। हम तो कह रहे हैं किसी की भी गलती है, मॉनिटरिंग तो इनकी होनी चाहिए। मतलब कहाँ गैप आ गया? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बताऊं, ये जो आप बता रहे हैं कि पीटीआरआई पहले कुछ नहीं करता था, अभी तो बहुत कुछ करने लगा है। आपको ये बताऊं, मध्य प्रदेश में करीब 50,000 एक्सीडेंट होते होंगे मेरे ख्याल से, और 10,000 के आसपास पर ईयर डेथ होती है। बहुत बड़ा फिगर है और सर। हाँ, ये बहुत बड़ा है। जो आप देखते होंगे कि हज़ारों की संख्या में अभी, लेकिन पिछले 4-5 साल से जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी बनी जी। और उसमें हमने पीटीआरआई को नोडल एजेंसी बनाया, और जो एडीजी ट्रैफिक या पीटीआरआई है उसके अधीन सभी विभाग किए हैं। अब इनकी ऑफिस में शायद हर वेडनेसडे को मीटिंग होती है और हर विभाग का एक एक अधिकारी जाता है। जो आपने रोटरी बताया था, ये ब्लैक स्पॉट्स कहलाते हैं, जो एक्सीडेंट प्रोन जोन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें करेक्शन करते हैं। शॉर्ट टर्म करेक्शन जो तुरंत हो सकते हो, लॉन्ग टर्म करेक्शन कि अगर 500 मीटर की रोड बनाना है, करना है, तो आप देखेंगे रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी एक नियंत्रण हुआ है और मेरे ख्याल से फिगर्स में पहले से कमी आई होगी। और आप ये देखें, जिस हिसाब से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके रेशियो में अगर आप देखें नंबर ऑफ़ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स, उसका रेशियो देखें तो उसमें एक चेंज आया है, और जो कि इस दिशा में है कि एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। हाईवे की बात करें, इनफैक्ट अर्बन एरिया की बात करें, तो जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं और ढाबे बने हुए हैं, हाँ। वो उनके यहाँ लोग जाते हैं, अपनी अल्कोहल लेके जाते हैं, वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और ये सिलसिला चलता ही चला जा रहा है। तो जब बात होती है तो वो कहते हैं साहब बेफिक्र रहो आप, तो हमने तो कोई यहाँ पे आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। लेकिन है तो सर अपराध ही है, बहुत बड़ा अपराध है। ना। तो ये कैसे रोका जा सकता है? इसकी कहाँ शिकायत होनी चाहिए? क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट ढाबे हर कहीं खुल गए, किसी ने भी टपरा डाला खोल दिया, लोग पीने देखिए, लगते हैं। शिकायत तो लोकल थाने में होती है, जी। और अगर लोकल थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जी। वट एवर मे बी रीजन्स, आई डोंट से कि कोई अनलॉफुल रीजन्स हो सकता है उनकी व्यस्तता ज़्यादा हो सकता है उनके पास स्टाफ ना हो सकता है उतनी दूर भेजने के लिए गाड़ी ना हो, कई कारण हो सकते हैं। तो उस एरिया का जो एसीपी है, डीसीपी है, उसके पास शिकायत करना चाहिए। ज़िले में एसपी, एडिशनल एसपी को शिकायत करना चाहिए, सीएसपी को या एसडीओ पुलिस को शिकायत करना चाहिए, उससे होगा। सर आखिरी मेरा सवाल, आप खेल विभाग में भी रहे हैं, खेल डायरेक्टर रहे हैं, आपके टाइम पे पूरे प्रदेश में कई स्टेडियम में टर्फ लगाई गई हॉकी जी। खेलने के लिए, जिससे कि कस्बे गांव से जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं उनको शहरों की तरफ करना पड़े और वो वहीं अच्छे से खेल खाल के आगे बढ़ सकें। भोपाल में भी 3 टर्फ आ गई हैं, 2-3 टर्फ आ गई हैं, एक साई की भी आ गई। भोपाल एक जो हॉकी की नर्सरी कहलाती थी, वो कहीं बहुत पीछे रह गई सर। आप कुछ साल पहले जर्मनी में जब जूनियर वीमेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उसकी आधी टीम मध्य प्रदेश की ट्रेन की हुई थी। बच्चे जूनियर में, सब जूनियर में हम आज भी बहुत अच्छे हैं। ऊपर जाने पे बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे नौकरी पाते हैं तो रेलवे में चले जाते हैं, एयरफोर्स में चले जाते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट हैं उसमें चले जाते हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा अवार्ड देते हैं उसमें चले जाते हैं। वीमेन हॉकी में मध्य प्रदेश ने बहुत किया, और जब कोई उनको सपोर्टर नहीं मिल रहा था, अभी तो उड़ीसा ने हॉकी को अच्छे से सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश सरकार थी, पूरी हॉकी टीम की टीम के लिए ट्रेनिंग के लिए पूरे एक्सपेंसेस किए थे, पूरे बजट दिए थे, व्यवस्था दी थी। मध्य प्रदेश में 15 हॉकी टर्फ बनाए गए और उनसे ज़रूर लोग निकल के आ रहे हैं। लेकिन क्या है, एक तो माइग्रेशन है, दूसरी चीज़ ये है कि
दूसरे स्टेट्स भी ग्रो कर रहे हैं मध्य प्रदेश को देख के। आजकल सबको मालूम है कि कंपटीशन बढ़ गया है, स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, इसका कोई ठिकाना नहीं ये बचा। बहुत अच्छी चीज़ है सर। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हम बढ़ गया, अपने लिए बढ़ गया। और ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। सर आपने बहुत बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। और आगे बहुत खजाना है आपके पास, आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।